क्या होगा अगर इंडिया के सबसे जबरदस्त रिवॉल्यूशनरीज में से एक के खिलाफ सबसे खतरनाक इल्जाम एक जानबूझकर की गई मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो? क्या होगा अगर वो आदमी जिस पर ब्रिटिशर्स से मर्सी की भीख मांगने का इल्जाम लगा था, असल में एक स्ट्रैटेजिक गेम खेल रहा था? ये वो सेंट्रल सवाल है जो विनायक दामोदर सावरकर की लेगेसी के इर्द गिर्द घूमता है। क्या वो एक कोलैबोरेटर थे, एक ऐसे आदमी था जिसने अपनी जान बचाने के लिए इंडिपेंडेंस के कॉज को धोखा दिया, या फिर वो एक पैट्रियट थे? क्या उनके हर एक्शन एक कैलकुलेटेड मूव थे? उनकी लाइफ का नैरेटिव सिर्फ हीरोइज्म की एक सिंपल कहानी नहीं है, यह एक कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री है। सावरकर को सही मायने में समझने के लिए हमें मिसइंफॉर्मेशन की इन लेयर्स को हटाना होगा। हमें ब्रिटिश राज के समय में वापस जाना होगा और इनजस्टिस की आग में गढ़ी एक रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट के जन्म को विटनेस करना होगा। उनकी लॉयल्टी का सवाल सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट नहीं है, यह हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे याद करते हैं से जुड़ा है। कंट्रोवर्सी मेनली उन मर्सी पिटीशंस पर टिकी है जो उन्होंने अंडमान की ड्रेडेड सेल्यूलर जेल से लिखी थी, पर क्या वे सच में पर्सनल क्लेमेंसी के लिए थीं? 28 मई 1883 भागुरगांव, नासिक के पास जन्मे विनायक दामोदर सावरकर अपने समय के ही बच्चे थे। वो ऐसे भारत में पले बढ़े जो ब्रिटिश एम्पायर के बोझ तले कराह रहा था। 1857 की कहानियां उनके लिए जिंदा यादें थीं जो विदेशी शासकों के खिलाफ सुलगते गुस्से को हवा देती थी। बहुत छोटी उम्र से ही तेज बुद्धि, काव्य प्रतिभा और जलती हुई देशभक्ति जिसने उन्हें साथियों से अलग किया। 15 की उम्र देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने शपथ, ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए जीवन समर्पण। उन्होंने मित्र मेला की स्थापना की, बाद में अभिनव भारत सोसाइटी, माजिनी मॉडल पर उद्देश्य आवश्यक हो तो सशस्त्र विद्रोह। लंदन गए, लॉ पढ़ने का बहाना, असली मकसद दुश्मन के तरीके सीखना और बिखरे इंडियन स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करना। मार्सिलेज पर गिरफ्तारी और डेयरिंग एस्केप, समुद्र में कूदना जिसने उनकी निडरता की रेपुटेशन पक्की कर दी। पहले ब्रिटिश भारत की घुटन भरी सच्चाई को समझना चाहिए। यह शासन नहीं था, यह राष्ट्रीय स्तर पर संगठित लूट था। कारीगर और किसान गरीबी में पड़े, विनाशकारी अकाल आए, लाखों मरे, तब भी अनाज निर्यात हो रहा था। अंग्रेजों ने नस्लीय श्रेष्ठता के सिद्धांत से शासन बनाए रखा, भारतीयों को दूसरा दर्जा मिला। कानूनी सिस्टम न्याय का मजाक था, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध और राजनीतिक गिरफ्तारी रोजमर्रा थे। 1905 का बंगाल विभाजन, फूट डालो और राज करो, और उसकी उलटी प्रतिक्रिया से देश में विरोध की लहर उठी। यही माहौल था जहां सावरकर जैसे क्रांतिकारी समाज ट्रैक्शन पाए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दी नहीं जाएगी, इसे छीनना होगा। यह गरिमा और मानवता वापस पाने की जरूरत थी। साम्राज्य केवल बल की भाषा समझता था। मार्सेल्स में उनकी एस्केप के बाद उन्हें पकड़ा गया और वापस ट्रायल के लिए लाया गया। उन्हें 2 लगातार लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कुल 50 साल दिया गया। उन्हें काला पानी, सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर भेजा गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां से कोई वापसी नहीं थी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और टोटल आइसोलेशन। काम टॉर्चर करने वाला था, ओनियल मिल चलाना, हाथ घायल होने तक काम। खाना अखाद्य था, मेडिकल केयर नगण्य, बीमारी और मौत आम थी। इसी इन्फर्नल कॉन्टेक्स्ट में मर्सी पिटीशंस लिखी गई, एक स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। इन्हीं वार्डों में सावरकर ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ऑर्गेनाइज किया, पढ़ाया, लीड किया, मोराल बनाया। सेलुलर जेल में फिजिकल टॉर्चर बहुत ज्यादा था, पर साइकोलॉजिकल टॉर्चर शायद और भी खतरनाक था। सावरकर को पहले 6 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था, एक ऐसी सजा जो पागल कर दे। काम, कुपोषण, बीमारी और गार्ड्स की क्रूरता ये रोजमर्रा की हकीकत थी। उन्होंने अपने साथी देशभक्तों को बीमारी, निराशा और आत्महत्या करते देखा, फिर भी उन्होंने जेल को एक नया फ्रंट बना दिया, एक रिवॉल्यूशन की यूनिवर्सिटी जहां उन्होंने दूसरे कैदियों को पढ़ाया। ये किसी हार मान चुके इंसान के काम नहीं थे, बल्कि निरंतर विरोध और संगठन के संकेत थे। उनकी पिटीशंस को केवल कायरता के तौर पर दिखाना पूरी कहानी को मिटा देता है। इसे 1 दशक तक सहना और जेल के अंदर से ऑर्गेनाइज करना मानसिक फोर्टिट्यूड की मांग करता है, और सावरकर ने यह दिखाया। सावरकर के खिलाफ तर्क की सेंट्रल पिलर उनकी मर्सी पिटीशंस की मिसइंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। क्रिटिक्स इसे एक गिड़गिड़ाती रिक्वेस्ट के तौर पर पेश करते हैं, पर यह जानबूझकर कॉन्टेक्स्ट से हटाकर दिखाया जाता है। उस समय की पिटीशंस की भाषा फॉर्मूला बेस्ड थी,
एक ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया का हिस्सा। दरअसल महात्मा गांधी ने खुद सावरकर के छोटे भाई को ऐसी पिटीशन फाइल करने की सलाह दी थी। कई और लोगों ने भी ऐसा किया। यह अकेले सावरकर का निर्णय नहीं था। उनकी पिटीशंस में अक्सर सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स का जिक्र था। एक कलेक्टिव रिलीज की दलील। डॉक्यूमेंट्स को उनके प्रॉपर हिस्टोरिकल और लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखने से ट्रेटर के आरोप का ढांचा ढह जाता है। सावरकर के खिलाफ कैंपेन ने यह कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करके एक पॉलिटिकल नैरेटिव को बढ़ावा दिया। एक आदमी जिसने मर्सील्स में जहाज से भागा था, वह पिटीशंस क्यों लिखेगा? जवाब कायरता नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी है, एक चेस का लॉन्ग टर्म गेम। उनकी पिटीशंस ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी को टारगेट कर रही थी, सिस्टम में कमजोरी की तलाश। सावरकर ने देखा कि ब्रिटिश एम्पायर पर नई चुनौतियां आ रही थीं। यह समय राजनीतिक प्रैग्मेटिज्म का था। हर फाइल की गई पिटीशन एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट बनती थी। वह नाम मिटने नहीं देना चाहते थे। रत्नागिरी में प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने सामाजिक सुधार और अस्पृश्यता के खिलाफ काम किया। नेशन बिल्डिंग का काम, उनका लॉन्ग टर्म विजन, देश की मिलिट्री कैपेसिटी बनाना, आधुनिक युद्ध कौशल सिखाकर एक फ्यूचर फाइटिंग फोर्स तैयार करना। यह रणनीति सुभाष चंद्र बोस के प्लान्स के साथ मेल खाती है। एक दो प्रोंग्ड मूव बनता है। सावरकर की रिहाई के बाद उनके एक्शंस ने उनकी निष्ठा का सबूत दिया। जब WTBI हुआ, सावरकर ने इंडियन यूथ के मिलिट्री प्रशिक्षण का कॉल किया। आलोचक इसे सहयोग मानते रहे। यह ब्रिटिश मदद नहीं, यह आर्ट ऑफ वॉरफेयर सिखाने और भविष्य की आजादी के लिए तैयारी करने की रणनीति थी। बोस की आईएनए और सावरकर की कॉल मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ फिंस्टर मूव की संभावनाएं खोलते थे। उनका हथियार कोई एक नहीं था। पेन, बम, ओपन रिबेलियन, सटल सबवर्जन, सब मदरलैंड की सर्विस में। उनकी लाइफ ने दिखाया कि हीरोइज्म हमेशा सिंपल नहीं होता। मुश्किल चॉइसेस और कंट्रोवर्शियल स्ट्रेटजीज भी हिस्सा है। उनकी लॉयल्टी केवल एक ही एंटिटी के लिए थी, एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया। एविडेंस अंततः लाइट में आता है और सच्चाई ड्रामेटिक रूप से साफ होती जा रही है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी गई थी और हर मोर्चे की अपनी रणनीति थी। तो हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, क्या विनायक दामोदर सावरकर ब्रिटिश के हेल्पर थे? एविडेंस जब बिना किसी पक्षपात के देखा जाए तो एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग जवाब देता है, नहीं, ये इल्जाम एक झूठ है। बातें बिना कॉन्टेक्स्ट के पेश की गई, हिस्टोरिकल गलतियों के साथ। उस आदमी ने सेलुलर जेल में दशक बिताए, जनरेशन को इंस्पायर किया और सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर आर्म्ड रिवॉल्यूशन की योजना की। इसे गद्दार नहीं कहा जा सकता। ऐसा करना न सिर्फ उनके साथ अन्याय है, बल्कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की विविधता का भी अपमान है। हमें उन सभी लोगों को ऑनर करना चाहिए जिन्होंने आज हमें मिली लिबर्टी के लिए कीमत चुकाई, भले ही उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ भी रही हो। उनकी लाइफ का काम दिखाता है कि उनकी लॉयल्टी एक ही एंटिटी को थी, एक मजबूत और आजाद इंडिया। मिथक को हटाकर जब हम रियल रीड करते हैं तो ट्रुथ साफ दिखती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हीरोइज्म हमेशा सॉफ्ट लाइंस में नहीं आता। यह अक्सर रणनीति, बलिदान और धैर्य में छिपा होता है। निष्कर्ष साफ है, नहीं, विनायक दामोदर सावरकर ब्रिटिश के हेल्पर नहीं थे। हमारी याददाश्त जटिल हो सकती है, पर ईमानदार ऐतिहासिक रीडिंग हमारी जीत को मजबूत करती है। यह कहानी एक चेतावनी है। सतह पर बने नैरेटिव्स को चुनौती दें और पूरे साक्ष्यों को देखें।